अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। सबसे पहले तो चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद आपकी कुछ कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे पता चला कि आप लोग कुछ एजुकेशन, क्योंकि मेरा चैनल इस हवाले से है तो आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उनके जवाब बात भी ज़रूर दूंगा। और उसके साथ साथ आज से ये एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एम कैट की तैयारी की मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं आज से। आज पहली वीडियो ये आपके सामने मौजूद है केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो उस हवाले से मैं आज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एम कैट की तैयारी के लिए आप लोग मेरे साथ चलेंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आसानी से होगी। अच्छा, ये एक और बात मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि एम कैट की तैयारी करने के लिए आप जो MCQs देखते हैं उसको इस नज़र से ना देखा करें कि मैंने इस स्टेटमेंट का आंसर तलाश करना है, बल्कि इस नज़र से देखा करें कि इस स्टेटमेंट का आंसर तो फर्स्ट नंबर पे मैंने तलाश करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके अंदर बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग क्यों हैं। इससे आपके एक MCQ से 4 MCQs हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है लाजमी। फर्स्ट MCQ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने करनी है और इस पे फोकस करना है बेटा। तो ये आज के 10 MCQs हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो देखिए, इसे हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट MCQs है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन NH4Cl। बेटा अमोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा दिया गया है आयनिक बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन इसका दिया गया है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ ऑल ऑफ दिस, जिन मीन के ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आपने देखना है कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसको डिफाइन करना है, एग्जाम्पल उसकी सारा कुछ अपने माइंड में कंसेप्ट बिठा लेना है। फिर कोवलेंट बॉन्ड को देखना है, फिर उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखना है। फिर हम देखेंगे जब इन तीनों चारों को हम स्टडी कर लेंगे तो फिर हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर NH4Cl के अंदर कौन सा बॉन्ड है। तो आइए मैंने इसका फार्मूला आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसके फार्मूला में बेटा हम देखते हैं कि NH4Cl जो है हमारे पास, उसको अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कोवलेंटली अटैच है। 3 जो बॉन्ड बना रहा है, ये जो मैंने 1, 2 और 3 शो किया है बेटा, इसका मकसद है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कितने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा जी ये 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और उसके साथ ही मैं एरो शो कर रहा हूँ एक हाइड्रोजन की तरफ। और आपको पता है छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि इस एरो का क्या मतलब होता है। इस एरो का मतलब होता है कि इसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हो। ओके बेटा, तो पता इससे ये चला कि जो हमारे पास NH4 है उसके अंदर 3 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, जब उसके साथ एक फोर्थ हाइड्रोजन आएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आपको पता है पहले से। तो अब देखिए, ये मैंने डॉटेड लाइन से बॉन्डिंग को शो किया हुआ है, आगे मैंने क्लोरीन लिखा है। तो इसको देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है बेटा ये आयनिक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको आयनिक बॉन्ड की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर क्लोरीन और NH4 के दरमियान में आयनिक बॉन्ड है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर NH4 प्लस और Cl- के दरमियान में क्या है? आयनिक बॉन्ड मौजूद है और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो मेरा ख्याल है आपके सामने तीनों बॉन्ड्स मैंने लिख दिए हैं। तो आइए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन था उसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन होगा डी, आंसर डी। दूसरे नंबर पे देखिए बेटा, व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन aqueous solution using copper electrodes, then the substance which deposits at the cathode is। अब आप मोस्टली जो है फर्स्ट ईयर के अंदर आप इसको देख चुके हो, इसी बिल्कुल इसी सेम स्टेटमेंट को,
कि कुछ इस तरह की आपके पास स्ट्रक्चर था जिसमें आप इसको स्टडी कर चुके हो, ये वाला, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड हैं और यहाँ पे कॉपर आयन है, Cu+ जो आपके पास है उसके बनते हैं, और SO4- ये आयंस बनते हैं यहाँ पे। तो उसका यही क्वेश्चन है कि कैथोड के ऊपर क्या चीज़ आके डिपॉजिट होगी। तो वो जो चीज़ कैथोड पे आके डिपॉजिट होगी इनमें से कौन सी हो सकती है? नंबर 1 पे कॉपर मेटल हो सकती है, 2 पे कॉपर आयन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो इनमें से बेटा अगर आप CuSO4 को देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉपर आयन जो है वो ऑप्शन दुरुस्त है, जो कि मैंने आपको उधर पिक में भी दिखा दिया है। एल्डिहाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ किस चीज़ की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड प्रिपेयर हो सकता है? प्राइमरी अल्कोहल से हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक एसिड से हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल से हो सकता है, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा दुरुस्त? आइए हम आपके सामने आपकी ही बुक का जो है वो एक पेज लेके आए हैं। तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन जो कि सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर मौजूद है उसमें ये पेज खोलना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल, मीन कि आप उसको एथेनॉल भी कह सकते हो, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर हमारे पास कीटोन बनता है बेटा। तो ये भी आपने इसको स्टडी कर लेना है। और इस MCQs का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, प्राइमरी अल्कोहल। आइए बेटा अब हम देखते हैं कि फोर्थ MCQs की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथेनॉल एंड। अब आपने देखना है कि जब आप शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं, शुगर को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो एथेनॉल के साथ साथ और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आइए आपको ये भी दिखा देते हैं कि एथेनॉल के साथ और कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा। तो ये आपने जो है अल्कोहल की प्रिपरेशन में देखा होगा कि फ्रॉम मोलेसिस जब हम इसको बनाते हैं तो शुगर को हम अगर चेंज कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर, एथेनॉल के अंदर, तो उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे C ऑप्शन है बेटा। तो आइए MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सर्व एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इसका बेटा अगर आप देखें तो ये तो एक सिंपल सा है आपके पास आंसर इसका, कि न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जो कि हेरिडिटी को मुंतकिल करते हैं इनकी खसूसियात की फ्राम जनरेशन टू एंड अदर जनरेशन्स। तो बेटा इसके बाद हमारे पास 6 MCQs हैं। तो 6 MCQs में हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्टीशन लॉ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा MCQs है। अगर आप फर्स्ट ईयर को माइंड में रखें, क्योंकि MCAT की तैयारी में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो इस MCQs को अगर आप देखेंगे तो ये आपके फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है ना, टेक्निक्स वाला, उसके अंदर ये मौजूद है। वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा और मैं दिखाता हूँ कि कौन से पेज पे इसका आंसर वहाँ पे मौजूद है। तो ये बेटा हम सेकंड चैप्टर का वो पेज लेके आए हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ही लाइन आप इसकी स्टडी करें तो यहाँ पे है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर इसी को क्या कहते हैं, पार्टीशन लॉ। तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही होती है जो कि क्या करती है, कंट्रोल्ड होती है बाय द पार्टीशन लॉ। MCQs 7 की तरफ चलते हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय लॉ। किस लॉ से हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं? अंडरस्टैंडिंग इसकी किस लॉ से होती है? तो बेटा देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है ग्राहम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज।
तो ये 4 ऑप्शन है बेटा हमारे पास। इसमें अगर आप देखें तो ग्राहम्स लॉ जो है वो सपोर्ट करता है इसको, और उससे ये अंडरस्टूड होता है। बेटा MCQs 8 की तरफ आते हैं। तो MCQs 8 में देखिए वो कहता है कि हैज़ डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट होती है। तो बेटा सबसे पहले उसने ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर बेंजीन का ऑप्शन दिया है, और उसके साथ साथ उसने कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन दिया है, और फिर एंड पे कहता है कि ऑल ऑफ दीज, कि ये तमाम के तमाम जो हैं उनकी डाइपोल मोमेंट होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कोई भी MCQs अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका ये नहीं मेथड होता कि आपको कोई ऑप्शन ठीक लगा आपने उस पर टिक कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले जो सबसे गलत होता है उससे क्रॉस करते हैं। ये नहीं हो सकता। क्रॉस ये नहीं कि उसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस ये कि आप उसे साइड पे करते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप देखें कंपैरिजन करवाएं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उस MCQs को जो है वो सॉल्व करें, तो इससे ज़्यादा बेहतरी होगी इंशाल्लाह। तो आइए देखिए कि इसके अंदर हैज़ डाइपोल मोमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके आंसर हमें कहाँ से मिलता है बेटा। तो ये डाइपोल मोमेंट आपका जो फर्स्ट ईयर है केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में ये मौजूद है, जहाँ पे आप आयनिक कोवलेंट जे वगैरह वगैरह सारे बॉन्ड्स को स्टडी करते हो, बॉन्डिंग की थ्योरीज़ को स्टडी करते हो। थ्योरीज़ पे भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं इंशाल्लाह, बनाऊँगा वीडियोस। तो यहाँ पे देखना है बेटा, हमने डाइपोल मोमेंट के अंदर बैटरी भी मेरे मोबाइल की लो हो गई है, तो आपकी दुआओं से मुझे लगता है ये ऐसा हुआ है। चलें कोई नहीं, ये वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बेटा कि जब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट से, तो डाइपोल मोमेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है बेटा, वो यहाँ पे आपके सामने शो की गई है कि ये 0.12 मीन कि 0.12 होती है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बेटा ये देखिए उसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है बेटा वो था बेंजीन का। तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेटा बेंजीन के अंदर भी मैं आपको बॉन्डिंग्स दिखा देता हूँ। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब इसके अंदर देखें कि 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा हुआ है। अब 6 डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बनती हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंट है। तो इन यहाँ पे 6 डाइपोल मोमेंट जो है वो शो हैं। तो बेटा 6 जो हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट 3 3। तो ये जैसे ही कैंसल आउट होती हैं तो डाइपोल मोमेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या बनती है, 0 बनती है बेटा यहाँ पे। तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है, ताकि ये MCQs आए तो आपका गलत ना हो। एक ही MCQ से 2 3 MCQ सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से। तो उसके साथ ही बेटा देखिए कि मैं 9 MCQs की तरफ आ रहा हूँ कि इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर, के अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा जो है कैटलिस्ट यूज़ होता है इन द हैबर प्रोसेस। तो बेटा ये सिंपल सा आपने कैटलिस्ट को याद रखना है कि यहाँ पे आप आयरन कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी भी पिक दिखा देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है बेटा। तो ये देखिए कि हमारे पास ये इसकी प्रिपरेशन का जो एक स्लाइड सी थी वो मैंने यहाँ पे देखिए कि आयरन एज आ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी भी कंडीशंस आपके सामने हैं। तो आयरन एज आ कैटलिस्ट यहाँ पे यूटिलाइज होगा बेटा जी। ये आपने याद रखना है कि हैबर प्रोसेस में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो आइए बेटा आज का लास्ट MCQs है हमारा। इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल्स। तो बेटा आप अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो वहाँ पे आप 2 पिक्यूलियर बिहेवियर देखते हैं। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर में वो एक है कि आप लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर देखते हैं, और दूसरे नंबर पे आप बेरिलियम का पिक्यूलियर बिहेवियर देखते हैं। 2 पिक्यूलियर बिहेवियर वहाँ पे आते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो अल्कली मेटल्स के केस के अंदर हम लिथियम का जो है वो
पिक्यूलियर बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। तो उसका पिक्यूलियर बिहेवियर बेटा आपकी बुक में कहाँ पे मौजूद है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने आपको बता दूँ। तो आई थिंक वो मैं पिक नहीं बनाई मैंने, तो सेकंड चैप्टर के अंदर मौजूद है बेटा, आपने उसको देख लेना है। तो इसका बेटा आंसर आपके पास क्या होगा, लिथियम होगा। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड वाले का आपको आंसर चाहिए तो ये भी मेरे पास पिक मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स के अंदर इसका ये पॉइंट दिया गया है, जो कि मैंने बताया है कि विरासती जो खसूसियात होती हैं उनको मुंतकिल करने के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन की ज़रूरत होती है बेटा। तो ये बहुत सारे MCQs होप्सो आपके सॉल्व हो गए होंगे। तो फर्स्ट 10 MCQs ये हैं बेटा, कल इंशाल्लाह अगले 10 MCQs करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपकी क्लास के रिलेटेड FSC के जो भी बच्चे MCAT की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे जो है ना आपने शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सब बच्चों ने, और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार भी करना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो इजीली पहुंच सके। उस्ताद की बात माननी चाहिए और आपने माननी भी है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इसको सबसे पहले आपने इन MCQs को तैयार भी करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।